चलिए आज अपन अकाउंट में साझेदार का प्रवेश के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में पहले भी अपन सुन चुके हैं। साझेदार का प्रवेश चैप्टर नंबर 4। प्रवेश का क्या अर्थ होता है? साझेदार के प्रवेश का अर्थ, जब कोई व्यक्ति पुराने साझेदारों के सहमति से संस्था में शामिल होता है तो शामिल होने की क्रिया को ही बोलते हैं साझेदार का प्रवेश। जब पुराने साझेदारों को पूंजी की आवश्यकता होती है तो वो नए साझेदार को संस्था में शामिल कर लेते हैं। 3 व्यक्ति संस्था में थे पहले से ही और एक चौथे व्यक्ति की आवश्यकता थी, और चौथा व्यक्ति साझेदार बनने को अगर इच्छुक है तो तीनों के सहमति से उस व्यक्ति को संस्था में शामिल कर लिया जाता है। इसी क्रिया को बोलते हैं साझेदार का प्रवेश। जैसे ही व्यक्ति संस्था में शामिल होता है, पुराना साझेदारों के बीच में जो अनुपात होता है वो अनुपात भंग हो जाता है, वो अनुपात समाप्त हो जाता है। फिर से नए सिरे से नए अनुपात की गणना की जाती है और उनके बीच में लाभ विभाजन का एक फिर से नया अनुपात बनता है, और उस नए अनुपात में क्या करते हैं वे लोग अपने आपस में लाभ हानि को बांटते हैं। इसी क्रिया को बोलते हैं साझेदार का प्रवेश। ये बस में अब देखते हैं इसी के अंतर्गत जब कोई साझेदार संस्था में शामिल होता है तो संस्था में क्या प्रभाव पड़ता है। 4 व्यक्ति संस्था में काम कर रहे थे, 5वें व्यक्ति को शामिल कर लिया गया, तो 5वें को शामिल करने के बाद व्यापार में क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला प्रभाव नए साझेदारी का अस्तित्व में आना। जैसे ही कोई व्यक्ति संस्था में शामिल होता है, पुरानी साझेदारी भंग हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और नए साझेदारी नए अनुपात सहित अस्तित्व में आ जाती है कि पहले 4 व्यक्ति थे, अब हमारे पास 5 व्यक्तियों की साझेदारी है, और उन 5 के बीच में एक नया ठहराव हो जाता है, अनुबंध हो जाता है कि अब हम इस अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करें। तो प्रवेश होते ही नई साझेदारी जो है अस्तित्व में आ जाती है। दूसरा, लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन। 4 व्यक्ति थे, एक ही अनुपात में बांट रहे थे, 1:1:1:1:1, यानी 1/4 सबका आ रहा था। 5वां व्यक्ति शामिल हुआ, 1 अनुपात और बढ़ गया। अब लाभ हानि का विभाजन अगर समान अनुपात में होता है तो 1/5 1/5 1/5 सभी का, तो प्रवेश से अनुपात में भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। इस बात का भी हमको ध्यान देना है। लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन के बाद पूंजी मंजदान, जो भी व्यक्ति संस्था में शामिल होगा पूंजी के रूप में राशि लाएगा। जो भी संस्था में शामिल होगा पूंजी के रूप में राशि लाएगा, और पूंजी लाने के कारण संस्था की पूंजी में क्या हो जाती है, वृद्धि। किसी व्यक्ति को साझेदार बनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि हमारे पूंजी में क्या हो, वृद्धि। जब उस व्यक्ति को हम संस्था में शामिल करेंगे तो हमारी पूंजी में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया यहाँ पर पूंजी में अंशदान, यानी जिस व्यक्ति को शामिल करेंगे वो पूंजी के रूप में संस्था को राशि देगा, अंशदान के रूप में देगा, जिससे संस्था की पूंजी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दायित्व में भागीदारी, जैसे ही कोई व्यक्ति को संस्था में शामिल करते हैं, शामिल करते ही संपत्ति पर तो उसका अधिकार हो ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ संस्था के दायित्व में भी उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। लाभ होगा तो उसमें हिस्सा लेगा, और हानि होगा तो उस हानि की पूर्ति भी इस व्यक्ति को मिलकर वहाँ पे करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि लाभ के साथ साथ दायित्व का भागीदारी भी बन जाता है कौन, नया साझेदार। ठीक है, ये मुख्य बात है यहाँ पर। तो प्रवेश, जब किसी व्यक्ति को बाकी शेष साझेदारों की सहमति से संस्था में शामिल किया जाता है तो उसको बोलते हैं साझेदार का प्रवेश। प्रवेश से क्या क्या फर्क पड़ता है तो समझ में आ गया। नए साझेदारी अस्तित्व में आ जाती है, अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, नया व्यक्ति अंश पूंजी दान के रूप में देता है संस्था को, फर्म की संपत्ति में उसका अधिकार हो जाता है, और साथ ही साथ फर्म के दायित्व की जिम्मेदारी भी पूरी ईमानदारी के साथ निभाता है। हानि होने पर हानि की पूर्ति भी करता है। कौन करता है, नया साझेदार। ठीक है, अब देखते हैं अपने यहाँ पे साझेदार के प्रवेश के कारण, किन कारणों से किसी भी व्यक्ति को संस्था में प्रवेश दिया जाता है। तो पहला कहा गया यहाँ पर पूंजी की पूर्ति। अगर मान लो 2 व्यक्ति व्यापार कर रहे थे संस्था में, और उनको लगता है कि हमारे पास पूंजी की कमी है और अधिक मात्रा में हमको अगर पूंजी मिल जाता तो हमारे व्यापार का विकास हो जाता, ये सोचकर वो नए व्यक्ति को संस्था में शामिल करते हैं। कारण जब किसी व्यक्ति को हम शामिल करेंगे तो पूंजी के रूप में राशि लाएंगे,
और जब पूंजी के रूप में राशि लाएगा तो हमारे पास पूंजी में वृद्धि हो जाएगा, और पूंजी में वृद्धि हो जाएगा तो हमारे व्यापार का विकास और अधिक मात्रा में होगा। हम अधिक मात्रा में सामान खरीद कर लाएंगे, बेचेंगे, लाभ की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पूंजी की पूर्ति करने के लिए नए व्यक्ति को संस्था में साझेदार बनाया जाता है। पहला कहा। दूसरा कहा गया विशेष योग्यता। अगर किसी व्यक्ति में विशेष योग्यता है तो उसकी योग्यता से हमको लगता है कि हमारी ख्याति में वृद्धि हो जाएगी, हमारे पास और ग्राहकों की संख्या बढ़ जाएगी, ग्राहकों की संख्या बढ़ने के साथ साथ लाभ बढ़ जाएगा, तो ये सोचकर हम उस व्यक्ति को संस्था का साझेदार बना लेते हैं। कोई व्यक्ति समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित है, सब उसका सम्मान करते हैं, वह व्यक्ति सभी की सेवा करता है, तो उस व्यक्ति को हम क्या करते हैं, वहाँ पर अपने संस्था में शामिल कर लेते हैं। कारण अगर वो हमारी संस्था का साझेदार हो जाएगा तो उसको देखकर कई व्यक्ति हमारे यहाँ सामान खरीदने के लिए आएंगे और हमारे व्यापारी ख्याति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ख्याति बढ़ने के कारण लाभ की मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति की विशेष योग्यता को प्राप्त करने के लिए भी हम उसे अपने संस्था में साझेदार बनाते हैं। साझेदार बनने के लिए पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है। अगर किसी व्यक्ति में एक विशेष योग्यता है तो उसको विशेष योग्यता को देखकर हम साझेदार बना सकते हैं, लेकिन उसे पूंजी लेंगे ऐसा अनिवार्य नहीं है। अगर विशेष योग्यता की कमी है तो हम पूंजी लेकर साझेदार बना सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की ख्याति है, प्रसिद्धि है, उसमें योग्यता है, तो बिना पूंजी के भी उसे हम अपने संस्था का साझेदार बना सकते हैं, क्योंकि उसके आने से ही हमारे लाभ की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आइए बस में फिर कहा गया यहाँ पर प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए आज कंपटीशन का युग है। हम जिस वस्तु का व्यापार कर रहे हैं, बगल में वही छोटा सा व्यापारी उसी वस्तु का व्यापार कर रहा है। हम 10 रुपये में वस्तु बेच रहे हैं तो वो 9 रुपये में बेच रहा है। हम 9 में बेचने की कोशिश करते हैं तो और नीचे चला जाता है, 8 रुपये में चला जाता है, जिससे दोनों को ही हानि का सामना करना पड़ता है। तो व्यापारी आपस में समझौता करते हैं, क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं, तुम हमारी संस्था में शामिल हो जा, पूंजी जो भी है यहाँ पे जितना पूंजी हम लोगों ने लगाया है उतनी पूंजी तुम भी लगा दो, और बराबर के हम साझेदार हो जाएंगे और इसी वस्तु का व्यापार करेंगे, और जो 9 और 10 में हम बेच रहे हैं उसी वस्तु को 12 में बेचेंगे। प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी और एक ही जगह पे जब वस्तु बिकेगा तो सभी ग्राहक यहीं पर आएंगे और यहाँ से सामान खरीदेंगे, और इस प्रकार से हमारे लाभ की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब इस प्रकार से वो लोग आपस में चर्चा करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, तो फिर वो दो व्यक्ति दो व्यापार न करके एक ही में शामिल हो जाते हैं और उसी वस्तु का व्यापार करते हैं, और इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा अपने आप समाप्त हो जाती है और संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होती है। तो प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए भी साझेदारी व्यापार का प्रारंभ किया जाता है। किसी नए व्यक्ति को संस्था में साझेदार बनाया जाता है। क्यों बनाया, समझ में आ गया? तो प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए, व्यापार की उचित देखभाल करने के लिए, हमारे पास मान लो हम 4 व्यक्तियों की साझेदारी संस्था है, लेकिन उस व्यापार को चलाने के लिए हमारे पास और अधिक मात्रा में व्यक्तियों की आवश्यकता है। कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, अधिक से अधिक 50 होना चाहिए, पढ़ चुके हैं हम लोग, और बैंकिंग व्यवसाय है तो कम से कम 2, अधिक से अधिक 10। तो ऐसी दशा में उनको लगता है कि नहीं, हमको 4 व्यक्ति की और आवश्यकता है, तो ये साझेदार आपस में चर्चा करके 4 ऐसे व्यक्तियों की तलाश करते हैं जो पूंजी लगाकर संस्था के साझेदार बने, और उन व्यक्तियों को संस्था में शामिल कर लेते हैं, और फिर सभी के बीच में कार्यों का विभाजन हो जाता है। कोई माल लाने का काम करता है, तो कोई माल बेचने का काम करता है, तो कोई हिसाब किताब करता है, तो कोई वसूलने का काम करता है। इस प्रकार से सभी के बीच में कार्यों को क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है, और फिर किसी एक व्यक्ति पर पूरे कार्य का बोझ वहाँ पर नहीं आता, और संस्था का देखभाल भी ठीक प्रकार से हो जाता है। तो इस प्रकार से हमको बाहर से वेतन देकर किसी व्यक्ति को नियुक्त करने की जरूरत नहीं पड़ती है। संस्था के सदस्य ही व्यापार का संचालन कर लेते हैं और संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होती है। ये काम किया जाता है, और इसलिए जो है कि यहाँ पर एक नए व्यक्ति को संस्था में शामिल किया जाता है। शामिल करने का ये भी उद्देश्य होता है, निवृत्ति या मृत्यु की दशा में, अगर मान लो हमारे बीच में 4 व्यक्ति काम कर रहे थे, एक अचानक एक की मृत्यु हो गई, या वो संस्था को छोड़कर चला गया अपना हिसाब किताब लेकर, तो उसके जगह की पूर्ति करने के लिए भी हम बाहर से नए व्यक्ति को संस्था में शामिल करते हैं, ताकि हमारे पास पूंजी में किसी प्रकार से कोई भी कमी वहाँ पर ना हो, और उस व्यक्ति को संस्था में शामिल करने से पूंजी भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है, और व्यापार के संचालन करने में भी किसी प्रकार से कोई कठिनाई यहाँ पर नहीं आती है। इसलिए जो है संस्था में साझेदारों को प्रवेश
दिया जाता है। प्रवेश देने का एक यही मुख्य कारण होता है। ठीक है। फिर इसके बाद जब व्यक्ति को संस्था में शामिल किया जाता है तो ख्याति के रूप में भी राशि लाता है। किस रूप में राशि लाता है? तो वह व्यक्ति ख्याति के रूप में राशि लाता है, और जब ख्याति के रूप में राशि लाएगा तो उस ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में लाएगा। ख्याति की राशि को हमेशा पुराने साझेदारों के अनुपात में ही लाएगा। और इसके लिए प्रवृत्ति बताया था आप लोगों को, नगद लाने पर रोकड़ विकलन टू ख्याति, और दूसरा होता है ख्याति विकलन टू पुराने साझेदारों का पूंजी खाता। इसलिए संस्था में से यहाँ पे प्रवेश दिया जाता है, तो प्रवेश देने के साथ साथ ये पूंजी के साथ साथ ख्याति की राशि भी लेकर आता है। आई बात समझ में? फिर कहा गया यहाँ पर, अगर हमारा व्यापार विदेश में है, अगर हमारा व्यापार विदेश में है तो उस विदेश में स्थित व्यापार का संचालन करने के लिए भी कई नए नए प्रकार के व्यक्तियों को संस्था में शामिल किया जाता है, ताकि अगर व्यक्तियों की संख्या अधिक रहेगी तो व्यापार का संचालन आसानी से हो जाएगा और उसको चलाने में किसी प्रकार से भी हमको कठिनाई की सामना नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए जो है यहाँ पर व्यक्ति को साझेदार बनाया जाता है। आगे बात समझ सबको यहाँ तक? फिर कहा जाता है यहाँ पर, नए साझेदार को क्या क्या अधिकार होता है। जब भी कोई व्यक्ति नया साझेदार संस्था में शामिल होता है तो फर्म की संपत्ति पर उसका पूरा अधिकार होता है। जितना पुराने साझेदारों का अधिकार है उतना नए व्यक्ति का भी अधिकार हो जाता है। फर्म की संपत्ति पर अधिकार होने के साथ साथ व्यापार का संचालन में योगदान देगा। फर्म की पुस्तकों को देखने का अधिकार हो जाता है। फर्म को अगर लाभ होता है तो उस लाभ में हिस्सा पाने का अधिकारी हो जाता है। अगर फर्म को हानि होती है तो उस हानि का भुगतान करने का जिम्मेदार भी वो हो जाता है। कौन? नया साझेदार। फर्म की जितनी हिसाब किताब की पुस्तकें होती है उसको देखने का पूरा अधिकार होता है। किसको? नए साझेदार को। लेकिन अगर नया साझेदार अवयस्क है, 18 वर्ष से कम उम्र का है, तो ऐसी दशा में हिसाब किताब की पुस्तक को वो नहीं देखेगा, केवल उसे लाभ में का ही अधिकारी होगा। और अगर किसी प्रकार से संस्था को हानि हो गई तो उस हानि का जिम्मेदार नहीं होगा। कौन? अवयस्क साझेदार। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से साझेदार को अधिकार की प्राप्ति होती है। ठीक है।